हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ जहाँ पे हम हर दिन टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए गए हैं। यहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। ठीक है, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 सितंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग हमारे सेशन को एटलीस्ट 15 दिन तक ज़रूर करके देखें। इसका रिजल्ट जो है वो आप अपने मॉक टेस्ट या फिर जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें ज़रूर देखेंगे कि उसमें जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसमें जो स्कोर है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर आज का सेशन हम अपना शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह हम अपनी क्लास की शुरुआत क्विक रिवीजन के साथ करेंगे, यानी जो एक दिन पुराना करंट अफेयर्स होता है उसको हम यहाँ पे सरसरी निगाह से एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमारे सेशंस की खासियत यही है कि हम लोग ना सिर्फ उस दिन के करंट अफेयर्स करते हैं बल्कि हम लोग पुराना भी काफ़ी कुछ रिवाइज करते हैं। आइए देखते हैं कल हमने कौन से क्वेश्चंस किए थे। कल का पहला क्वेश्चन था सितंबर 2025 में नया उपचुनाव उपायुक्त किसे नियुक्त किया गया था। तो ये थे मिस्टर पवन कुमार शर्मा। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि हमारे करंट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। ये हैं मिस्टर गणेश कुमार। ठीक है, ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। 77वें प्राइम टाइम एमी पुरस्कार 2025 में बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है द पिट ने। ये जो इवेंट है ये कहाँ पर हुआ था? तो लॉस एंजलिस में। सितंबर 2025 में यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र ने भारत के लिए संभावित सूची में कितने नए स्थलों या स्मारकों को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो टोटल 6 हमारे यहाँ पे साइट्स हैं जो कि यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र की संभावित सूची में जा रही हैं। कौन कौन सी हैं? पहला है मुदुमल महापाषाण मेन्हिर, ये तेलंगाना में है। सेकंड है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का। तीसरा है विविध राज्यों में स्थित अशोक के अभिलेख। फिर है मध्य प्रदेश और उड़ीसा का 64 योगिनी मंदिर। फिर है उत्तर भारत में गुप्तकालीन मंदिर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थित बुंदेलों के महल किले। इसमें जो पहले और दूसरे नंबर पे प्लेसेस हैं इनकी लोकेशन ज़रूर याद रखिएगा। मुदुमल महापाषाण मेन्हिर है तेलंगाना में और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? हमने इसको मनाया है 15 सितंबर को और इस साल के लिए थीम रखी गई थी लैंगिक समानता हासिल करना कदम दर कदम कार्रवाई के साथ। ठीक है, सितंबर 2025 में दुनिया का पहला बोन ग्लू यानी हड्डी चिपकाने वाला जैविक गोंद किस देश के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है? ये कमाल दिखाया है चाइना के वैज्ञानिकों ने। यहाँ पे इन्होंने एक बोन ग्लू को डेवलप कर लिया है और इसका नाम भी आपको याद रखना है। इसका नाम इन्होंने रखा है बोन 02। ठीक है, सितंबर 2025 में किस खिलाड़ी ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हैं जैस्मिन लैम्बोरिया। और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? लिवरपूल, इंग्लैंड में। इसमें कौन सी 3 कंट्रीज टॉप पे रहीं? पहले पे था कजाकिस्तान, दूसरे पे था उज्बेकिस्तान और तीसरे पे था हमारा भारत। भारत की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो ये गोपालपुर उड़ीसा में डाली जा रही है। कौन कौन इसको बना रहा है? तो इंडिया की तरफ से ACME ग्रुप और जापान की तरफ से IHI कॉरपोरेशन। ठीक है, बिलीवर्स डिलेमा किस पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी का सीक्वल है जिसका विमोचन सितंबर 2025 में हुआ? तो ये डेडिकेटेड है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए। और इस किताब को किसने लिखा है? आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। तो इस किताब के राइटर हैं मिस्टर अभिषेक चौधरी। 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? आंसर है यहाँ पे गोवा। थीम क्या रखी गई? आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक कौन बन गए हैं? तो ये हैं प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति। और इस संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कौन सा देश 2027 में 5वें तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो ये भारत। भारत में भी कहाँ पर होगा? तो चेन्नई के शहर में। सितंबर 2025 में कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक वृद्ध जनसंख्या वाला देश बन गया? तो ये है जापान। ठीक है, यहाँ पे 100 से ज़्यादा उम्र के लोग कितने हो गए हैं? 1 लाख। ठीक है, और इसमें से भी 88% जो हैं वो फीमेल हैं यानी कि महिलाएं हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कल के क्वेश्चंस थे। और चलिए अब हम अपना आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहती हूँ। हमारी जो अगस्त मंथ की मंथली ई बुक है 2025 के लिए वो रिलीज़ कर दी गई है। साथ ही
लास्ट 8 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। आपको अगर इसमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सैम्पल थोड़ा सा दिखा देती हूँ हमारे अगस्त 2025 की मंथली MCQ ई बुक का। आप देख सकते हैं हर क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर के साथ, ठीक है। तो आप इस बुक को अपने एग्जाम के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिए और हमारी ई बुक्स को एक्सप्लोर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ अपने सेशन को। सितंबर 2025 में दलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? कौन सी टीम है जिसने कि दुलीप ट्रॉफी इस साल जीत ली है? और दुलीप ट्रॉफी का ये 62nd नंबर का एडिशन था। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, सेंट्रल जोन, ठीक है। तो दिलीप ट्रॉफी के ये 62वां संस्करण था और इसका खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। ये सेंट्रल जोन का 7वां दिलीप ट्रॉफी खिताब है। फाइनल मुकाबला हुआ था बेंगलुरु में, इसके साउथ जोन के खिलाफ खेला गया था, यानी सेंट्रल जोन ने साउथ जोन के खिलाफ खेला। सेंट्रल जोन ने इस मुकाबले में 6 विकेट से जीत हासिल करी। कप्तान इसके थे रजत पाटीदार और इनकी कप्तानी में सेंट्रल टीम ने 11 साल बाद ये खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रन बनाए थे रजत पाटीदार ने, जो कि सेंट्रल जोन से हैं। कितने रन बनाए? 382। और सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं सारांश जैन ने, ये भी सेंट्रल जोन से हैं। इन्होंने टोटल 16 विकेट लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आंसर है सेंट्रल जोन। अगली स्लाइड में चलिए हम लोग कुछ खेल से रिलेटेड करंट अफेयर्स को रिवाइज कर लेते हैं। पहला यहाँ पे इंडियन सुपर लीग 2024 से 25 के विजेता कौन था? इसका विजेता मोहन बागान सुपर जायंट, और इन्होंने किसको हराया था? तो बेंगलुरु FC को, ठीक है। आईसीसी की इस साल चैंपियंस ट्रॉफी जीती है भारत ने, किसको हरा के? न्यूजीलैंड को। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है भारत ने, ईरान को हरा के। विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 के विनर रहे प्रणव वेंकटेश, इन्होंने हराया है मैटिक लेवरेंसिक को, जो कि स्लोवानिया कंट्री के लिए खेलते हैं। फिर है चिली ओपन 2025 का युगल खिताब, ये मिला है ऋत्विक चौधरी, बोलीपल्ली और निकोलस बैरिये को, जो कि कोलंबिया से हैं और ये जो है भारत से हैं। बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब जीता है अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रेहो ने। रणजी ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब जीता है विदर्भ टीम ने। तीसरी साबा यानी साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब फिर से अपने नाम किया है भारत ने। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 से 25 का खिताब जीता है कर्नाटका ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का शतरंज खिताब जीता है आर प्रज्ञान आनंद ने, और 33वीं संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है पश्चिम बंगाल ने, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं CP राधाकृष्णन, इनके लिए नए सेक्रेटरी कौन बन गए हैं? आंसर है अमित खरे, ठीक है। तो भारत के 15वें उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के नए सचिव के रूप में वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित खरे को नियुक्त किया गया। अमित खरे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के सलाहकार के रूप में कार्यरत थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी की। सबसे पहले आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ये कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं? तो ये 15th नंबर के हैं, ठीक है। कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? ये तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा इन्होंने किसको रिप्लेस किया है इस पोजीशन के लिए? तो इन्होंने जगदीप धनखड़ को रिप्लेस किया है, ठीक है। इनको इस इलेक्शन में 452 यानी 452 वोट मिले थे। इनके अपोजिशन में कौन थे? तो सुदर्शन रेड्डी, इनको कितने वोट मिले थे? 300 वोट मिले थे, ठीक है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि CP राधाकृष्णन इसके पहले क्या थे? महाराष्ट्र स्टेट के गवर्नर थे, ठीक है। और क्योंकि अब ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं तो जो गवर्नर की पोजीशन है महाराष्ट्र में वो खाली हो गई थी, इसलिए एक्टिंग प्रेसिडेंट यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मिस्टर आचार्य देवव्रत को, ठीक है। ये कौन है? ये गुजरात के ऑलरेडी गवर्नर थे। तो इस तरह से आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करके अच्छे तरीके से याद करना चाहिए। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई हमारे वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिसर जिसका नाम है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने इनॉग्रेट कर दिया है इंडिया का सबसे बड़ा और मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि है वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और कहाँ पर किया है? तो अहमदाबाद के नारनपुरा में, ठीक है। तो इस परिसर का नाम वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा गया है, जो गुजरात के नारनपुरा में स्थित है। लगभग 825 करोड़ रुपए की लागत से बना है ये कॉम्प्लेक्स, और इसी के साथ ये भारत में सबसे बड़ा और दुनिया के सबसे आधुनिक खेल परिसरों में से एक माना जा रहा है। पर्पस क्या है? भारत को 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी के लिए तैयार करना, ठीक है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? नारनपुरा, अहमदाबाद में, ठीक है।
इसी के साथ आपको बताना है कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। ये अहमदाबाद में नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो भारत 2036 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। इसके अलावा दो और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं जिनको कि भारत होस्ट करने वाला है। सबसे पहले याद रखना है आपको कि इंडिया जो है वो ब्रिक्स को होस्ट करेगा 2026 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो 5th तटरक्षक शिखर सम्मेलन है, इसके बारे में हमने पीछे अभी बात करी थी रिवीजन में, ये भी इंडिया होस्ट करेगा और कौन से साल में करेगा? 2027 में, ओके। अगला क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड ओजोन डे हमने सेलिब्रेट किया है 16 सितंबर 2025 को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? ओजोन परत के महत्व और इसके संरक्षण के लिए वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना। ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ये क्वेश्चन जो है एसएससी में बहुत बार पूछा गया है साइंस के सेक्शन में कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो कौन से लेयर्स पे मौजूद है एटमॉस्फेयर के। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर होती है और उसमें से स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पे ओजोन परत है। ये सूर्य से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट यानी यूवी किरणों से पृथ्वी को बचाती है। इस साल के लिए हमने थीम रखी है विज्ञान से वैश्विक कार्रवाई तक यानी फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ओके। यहाँ पे और क्या क्या है ऑप्शंस में? 15 सितंबर को हम मनाते हैं 2 दिन। सबसे पहला तो है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इस दिन हम इस बारे में बात करते हैं कि डेमोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट डे होती है इस दिन? तो इस दिन हम नेशनल इंजीनियर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है यहाँ पे 14 सितंबर, इसके बारे में हमने बात करी थी कि इस दिन होता है नेशनल लेवल पे हिंदी दिवस। और मैंने आपको बहुत बार बता दिया है ऑलरेडी, अब तक आपको याद हो जाना चाहिए कि नेशनल हिंदी दिवस और इंटरनेशनल हिंदी दिवस अलग अलग है। हिंदी दिवस नेशनल लेवल पे 14 सितंबर को होता है और जो हम इंटरनेशनल लेवल पे मनाते हैं वो 10 जनवरी को होता है, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या है ऑप्शन में? 12 सितंबर को होता है नेशनल डे ऑफ इनकरेजमेंट, ठीक है। यानी इस दिन हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो पॉजिटिव रहें। जैसे बहुत ज़्यादा सुसाइड वगैरह बढ़ता जा रहा है, लोग डिप्रेस होते हैं, तो इस दिन हम बेसिकली लोगों को इनकरेज करते हैं पॉजिटिव लाइफ की तरफ, ठीक है। चलिए हम अगस्त 2025 के इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है विश्व लंग कैंसर या फेफड़ा कैंसर दिवस, ये हम मनाते हैं 1 अगस्त को। सतत कृषि दिवस महाराष्ट्र का होता है 7 अगस्त को। फिर है विश्व स्तनपान सप्ताह 2025, 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक हमने मनाया। इस दिन हम बात करते हैं कि स्तनपान कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए। वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW डे 2025 का मनाया गया 1 अगस्त को। हिरोशिमा दिवस 2025 हुआ 6 अगस्त को और इस दिन हम बात करते हैं कि किस तरह से हिरोशिमा पे बम गिराया गया था और इस चीज़ को बेसिकली हम कंसोल करते हैं। 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस होता है 7 अगस्त को। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाते हैं। विश्व शेर दिवस होता है 10 अगस्त को। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बार बार पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 मनाया गया 12 अगस्त को। विश्व अंगदान दिवस हुआ 13 अगस्त को। स्वतंत्रता दिवस ऑब्वियसली 15 अगस्त को और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं अगस्त मंथ के, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम एज किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? तो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनके बीच में फ्रीडम एज नाम की एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया? ऑप्शंस हैं यूएसए, साउथ कोरिया, जापान या फिर ऑल ऑफ द अबव 3। तो ये बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि फ्रीडम एज जो है वो 3 कंट्रीज़ के बीच में होती है, यूएसए, साउथ कोरिया और जापान। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने फ्रीडम एज नाम की एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू करी। पर्पस क्या था? उत्तर कोरिया को बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। स्थान यानी कहाँ पे हुआ ये? तो ये अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हो रहा है। कब से कब तक? तो 15 सितंबर को शुरू हुआ और 19 सितंबर तक ये होने वाला है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि फ्रीडम एज कौन सी 3 कंट्रीज़ के बीच में होती है? आंसर है यूएसए, साउथ कोरिया और जापान। इसी के साथ हम यूएसए के साथ कौन सी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस करते हैं? यहाँ पे पहला है युद्ध अभ्यास, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। युद्ध अभ्यास कौन से 2 कंट्रीज़ के बीच की एक्सरसाइज है? तो यूएसए और इंडिया। फिर दूसरा है यहाँ पे वज्र प्रहार, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये दोनों एक्सरसाइज यूएसए के साथ करते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जापान, तो जापान के साथ भी हम 2 एक्सरसाइज करते हैं। पहला है यहाँ पे जीमैक्स यानी जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज और दूसरा है यहाँ पे धर्मा गार्डियन। धर्मा गार्डियन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। धर्मा गार्डियन हम जापान के साथ में करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो कहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया है हमारा 16वां कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोलकाता।
इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। उद्घाटन स्थल यानी कहाँ पर हुआ, तो कोलकाता में। यहाँ सेना की पूर्वी कमान मुख्यालय विजय दुर्ग में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया। कब हुआ है? 15 सितंबर को। उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय सशस्त्र बल विजन 2047 दस्तावेज का भी विमोचन कर दिया है। सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण, यानी ईयर ऑफ रिफॉर्म्स ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर। ठीक है, यहाँ पे कोलकाता की बात करेंगे तो किस स्टेट की कैपिटल है? वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल की करंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। और यहाँ पे फिलहाल गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बन गई हैं? नेपाल की फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? आंसर है साबिता भंडारी। ठीक है, नेपाल में बहुत सी चीज़ पहली बार हो रही है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेपाल की ये पहली महिला अटॉर्नी जनरल हैं। उनकी नियुक्ति 14 सितंबर 2025 को नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सिफारिश पर की है। सुशीला कार्की ने हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, और नेपाल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया और संसद का नाम है संघीय संसद। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल में बहुत ज़्यादा फिलहाल आउटरीच चल रहा है और यहाँ के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर केपी शर्मा ओली, उनको जो है अपना पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो है फीमेल प्रधानमंत्री यानी महिला प्रधानमंत्री बनी थी सुशीला कार्की। ये यहाँ पे एक्टिंग प्रधानमंत्री हैं, यानी इनको इस पोजीशन पे सिर्फ इलेक्शन तक के लिए रखा गया। ठीक है, और इनके बाद नेपाल की फर्स्ट फीमेल अटॉर्नी जनरल बन गई हैं साबिता भंडारी। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने भारत को फाइनल्स में हराकर महिला हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब जीत लिया है? तो कौन सी टीम है जिन्होंने वुमेन्स हॉकी एशिया कप को जीता इंडिया को हरा के फाइनल्स में? यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, चाइना। ठीक है, तो विजेता रही चीन, इसके लिए स्वर्ण पदक जीता इन्होंने और इन्होंने हराया भारत को रजत पदक मिल गया। कांस्य पदक जीता है जापान में। तो ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आपकी इस चैंपियनशिप के लिए। कहाँ पर हुआ है ये? तो हांगझो, चाइना में। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में चीन का ये तीसरा खिताब है। भारत ने पहले 2004 और 2017 में ऑलरेडी ये खिताब जीता था, तो हमने 2 बार ऑलरेडी जीता हुआ है। चीन का ये तीसरा खिताब है। हॉकी वर्ल्ड कप 2026 जो है बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होगा और इस प्रतियोगिता को जीतकर चीन ने सीधे क्वालिफाई कर लिया, जबकि भारत को अब हारने के बाद क्वालिफायर भी खेलने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है चाइना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने जंगली कोआलाओं को क्लेमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दे दी है? कौन सी कंट्री है जिसने कि अप्रूव किया है दुनिया की फर्स्ट वैक्सीन जिससे कि हम कोयलास को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस क्लेमाइडिया इन्फेक्शन? तो ये जो इन्फेक्शन है बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है जंगली कोआलाओं में, तो इसको बचाने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन अप्रूव करी है ऑस्ट्रेलिया कंट्री ने। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने जंगली कोयलाओं को क्लेमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। ये टीका क्वींसलैंड में यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट के वैज्ञानिकों द्वारा 1 दशक से अधिक समय के शोध के बाद विकसित कर लिया गया। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस मनुष्यों में और पशुओं में संबंधित प्रजातियों के कारण होने वाला एक जीवाणु संक्रमण है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ आपको याद आना चाहिए कि इंडिया ने भी अपनी पहली इंडिया के अंदर यानी इंडिजिनस तौर पे बनाई हुई मलेरिया वैक्सीन को डेवलप करने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए इन्होंने 5 कंपनीज़ को लाइसेंस दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि इस मलेरिया वैक्सीन का नाम क्या है। मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवाया है। अगला क्वेश्चन है, तिरुमाला हिल्स एर्रामट्टी डिब्बालू को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? इनको जो है यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। आपको बताना है ये कहाँ पर है, तो ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के स्टेट में। ठीक है, तिरुमाला हिल्स और एर्रामट्टी डिब्बालू यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किए गए। ये दोनों स्थान जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। तिरुमाला हिल्स तिरुपति जिले में है और ये अपनी प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना एपार्कियन असंगति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, एर्रामट्टी डिब्बालू जिसे लाल बालू के टीले भी कहा जाता है विशाखापट्टनम के पास स्थित हैं और ये विशिष्ट भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक संरचनाएं हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही जगह जो है वो आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। इनको यूनेस्को ने अपने टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। यहाँ हमने बात करी है आंध्र प्रदेश की, तो चलिए हम आंध्र प्रदेश का राज्य दर्शन कर लेते हैं। स्थापना इसकी हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है अमरावती। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू और राज्यपाल हैं एस अब्दुल नज़ीर। मुख्य भाषा यहाँ पे तेलुगु बोली जाती है। लोकसभा की सीटें हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 175। पड़ोसी राज्य 4 हैं, कौन कौन से? तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। राज्य पक्षी यहाँ पर है नीलकंठ यानी इंडियन रोलर। राज्य पशु है काला हिरन यानी ब्लैक बक। राज्य वृक्ष है नीम
और राज्य फूल है चमेली। ठीक है, राजकीय खेल कौन सा है इनका? कबड्डी। राष्ट्रीय उद्यान यानी कौन कौन से यहाँ पे उद्यान मौजूद हैं? तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख झील कौन कौन सी है? कोलेरू झील और पुलिकट झील। पुलिकट एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। तो ये पूरा राज्य दर्शन है आंध्र प्रदेश का, इसके बारे में आप यहाँ पे स्टैटिक चीज़ें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगस्त 2025 के लिए पुरुष खिलाड़ी ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना है? तो आईसीसी ने किसको मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया है अगस्त 2025 के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद सिराज। ठीक है, तो भारत के तेज गेंदबाज हैं मोहम्मद सिराज, इनको अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। इसी के साथ आईसीसी ने अगस्त मंथ के लिए महिला खिलाड़ी ऑफ द मंथ किसको बनाया है? ये हैं ऑर्ला प्रेंडरगॉस। ठीक है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करती हैं? आयरलैंड को। तो दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट हैं, आपको मोहम्मद सिराज की कंट्री भी याद रखनी है, साथ ही आपको इनकी कंट्री भी याद रखनी है। आईसीसी के बारे में एक नया अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आया था, आपको याद रखना है कि आईसीसी के फिलहाल नए सीईओ कौन बन गए हैं इसी साल? ये हैं मिस्टर संजोग गुप्ता, इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की 89वीं आम बैठक की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द 89th जनरल मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन इन सितंबर 2025? तो ये होस्ट करेगा भारत। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल आयोग की ये 89वीं आम बैठक है जो कि भारत में नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगी। कब से कब तक? 15 से लेकर 19 सितंबर 2025 तक। और इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये चौथी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित आईईसी की आम बैठक की मेज़बानी करेगा। इसके पहले हमने कब कब इसको होस्ट किया है? तो पहली बार 1960 में, दूसरी बार 1997 में और तीसरी बार 2013 में। ठीक है, तो बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है? टिकाऊ, पूरी तरह से विद्युत चालित और परस्पर जुड़े विश्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल मानक को निर्धारित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इंडिया। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। जेनेवा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं, जैसे कि हो गया आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, फिर हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह की और भी बहुत सारी बॉडीज़ हैं जिनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो जेनेवा में लोकेटेड हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा सेशन आज का कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई रियली होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट हम लास्ट में रखते हैं जिसमें आप सबको पार्टिसिपेट करना है ताकि आपको खुद भी पता चले कि आपने कितना समझा है, कितना पढ़ा है। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का नया सचिव किसे बनाया गया है? दूसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बन गई हैं? और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि किस देश ने जंगली कोअलाओं को क्लैमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दे दी है? तो ये 3 क्वेश्चन हैं और इनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जाके लिखने होंगे। इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे वाइंड अप होता है। आपको कैसा लगा सेशन आज का? आप ज़रूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसमें किसी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई आपका सजेशन है, तो वो भी आप कमेंट में जाके लिख सकते हैं। इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel.